नमस्कार दोस्तों, शिक्षा शाला में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी फिजिक्स का क्लास चल रहा है। फिजिक्स से रिलेटेड 3 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ऊष्मा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 25 बहुवैकल्पिक महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, यानी जब झरना में जल ऊपर से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी न घटता है न बढ़ता है, और डी इनमें से कोई नहीं। यानी जब झरने का जल ऊपर से नीचे गिरता है तो उस जल का ताप क्या होता है। तो उस जल का ताप जो है दोस्तों वो बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब जल ऊपर से नीचे गिरता है तो वो गति में आ जाता है और गति के कारण उसका ताप बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ये देखना है दोस्तों कि ऊष्मा का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, बी किलो कैलोरी, सी जूल, और डी है डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कैलोरी जो है वो तो ऊष्मा का मात्रक है ही। ऊष्मा और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है दोस्तों। तो जैसे ये ऊर्जा का घरेलू मात्रक कैलोरी है, तो ऊष्मा का मात्रक भी कैलोरी हो गया। किलो कैलोरी भी ये भी मात्रक है, जूल भी मात्रक है, और डिग्री सेल्सियस जो है दोस्तों ये ताप का मात्रक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। यानी डिग्री सेल्सियस जो है वो ऊष्मा का मात्रक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, यानी 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 4.2 जूल, ऑप्शन नंबर बी है 4.2 गुना 10⁻² जूल, सी 4.2 गुना 10⁻³ जूल, और डी है 4.2 गुना 10⁻4 जूल। तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान जो होता है वो होता है 4.2 गुना 10⁻³ जूल। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। यानी जब बर्फ़ के ऊपर के टेम्परेचर को दाब को बढ़ा दिया जाए तो गलनांक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी और परिवर्तित रहेगा, और ऑप्शन डी है 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, बर्फ़ पर जब हम लोग दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो होता है वो घट जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कि बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तापयुग्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तापयुग्म तापमापी जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बारे में जानना है। ऑप्शन नंबर ए सीबेक के प्रभाव पर, बी जूल के प्रभाव पर, सी पेल्टियर के प्रभाव पर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो तापयुग्म तापमापी जो कि ताप को मापने के लिए होता है, एक प्रकार का यंत्र है ताप मापने वाला, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीबेक के प्रभाव पर। तो तापयुग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचा ताप है, यानी हाई टेम्परेचर है, उसको हम लोग किस युक्ति के द्वारा मापते हैं। यानी वैसे युक्ति का नाम बताना है
जिससे हाई टेम्परेचर को मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, बी तापयुग्म तापमापी, सी पूर्ण विकिरण तापमापी और डी है नाइट्रोजन गैस तापमापी। तो वह कौन सा युक्ति है जिसके द्वारा अत्यधिक ऊंचे टेम्परेचर को मापा जाता है? तो दोस्तों जैसे कि मनुष्य के शरीर का तापमान जो मापा जाता है तो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। इस प्रकार का एक युक्ति है जिससे कि हाई टेम्परेचर को मापा जाता है, वो है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। तो ये जो है इस प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए सीबेक के प्रभाव पर, बी पेल्टियर के प्रभाव पर, सी है स्टीफन के नियम पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जो है वो स्टीफन के नियम पर आधारित है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव में के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा रहा है दोस्तों कि ठंडे देशों में पारे के स्थान पर निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो उस समय इसका आंसर अल्कोहल हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी याद रखिएगा कि पारे के स्थान पर तापमापी में अल्कोहल का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों किया जाता है, यानी पारे के स्थान पर अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है ठंडे प्रदेश में, क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कि अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, बी है अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक है, सी है अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है और डी है कि अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्कोहल जो है उसका द्रवणांक निम्नतर होता है। अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, यही वजह है कि ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल का उपयोग तापमापी द्रव के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर एक युक्ति है जिससे कि टेम्परेचर को मापा जाता है। तो कहता है कि कितना तापक्रम को मापा जा सकता है विकिरण पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है, सी है 250 से 500 डिग्री सेल्सियस और डी है 500 डिग्री से ऊपर। तो विकिरण पायरोमीटर से जो है वो 500 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर को मापा जा सकता है। तो इस प्रकार से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों कि विकिरण पायरोमीटर से कितने टेम्परेचर को मापा जाता है? तो 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को मापा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूर्य का ताप मापा जाता है। ये बताना है दोस्तों कि सूर्य का ताप जो है वो मापा जाता है। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य ताप को मापा जाता है, क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन है ए प्लेटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा और वाष्पन तापमापी द्वारा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि सूर्य का ताप वो जो मापा जाता है वो मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पायरोमीटर तापमापी के द्वारा ही सूर्य के ताप को मापा जा सकता है, क्योंकि अन्य उपकरण जो है इसके लिए उपयोगी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा, निश्चित तौर पर याद रखिएगा, बहुत सारे दोस्तों को पता भी होगा। कौन सही है? F+32 यानी 32/9 = 6/5 ये रिलेशन है ए नंबर में, यानी ये जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का संबंध है।
तापमान मापने वाले जो पैमाना है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, उस ये दोनों के बीच ये संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है एफ यानी फ़ारेनहाइट +32/9 है बराबर C/5। बी नंबर ऑप्शन है F-32/9 = C/5 और डी है C-5/9 = F/32 और डी नंबर ऑप्शन है F-5/9 = C/32। तो इस क्वेश्चन में संबंध, सही संबंध क्या है आपको ये बताना है। सही संबंध बताना है किसमें, एफ और सी के बीच, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच जो सही रिलेशन है उसके बारे में बताना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी F-32/9 = C/5। दोस्तों इसको याद रखिएगा इसलिए कि ये फार्मूला के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये भी दिया जा सकता है, कभी फ़ारेनहाइट में वैल्यू दे दिया जाएगा, उसको कहेगा कि डिग्री सेल्सियस में बताइए, तो डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए इसी फार्मूला का प्रयोग करना बेहतर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर, क्वेश्चन है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर, देखिए दोस्तों सेल्सियस की बात किया जा रहा है, सेल्सियस पैमाना, इस पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 32 डिग्री सेल्सियस और सी है 100 डिग्री सेल्सियस, डी है 273 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? तो परम शून्य ताप उसको बोलते हैं दोस्तों जो कि आपका परम शून्य ताप की बात की जा रही है। तो सेल्सियस पैमाने पर जो परम शून्य ताप होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है। ठीक है, याद रखिएगा कि सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप जो होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप, सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो मनुष्य के शरीर का कितना केल्विन होता है। केल्विन में बताना है कि कितना केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर ए 250 केल्विन, बी 290 केल्विन, सी है 300 केल्विन और डी है 310 केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सेलेक्ट किया गया है दोस्तों। इस वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा से भी देख लीजिएगा ताकि ये सही ढंग से याद हो जाए। तो केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान जो होता है वो होता है कितना, तो वो हो जाता है 310 केल्विन, वो हो जाता है 310 केल्विन। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो केल्विन मान में से हम लोग 273 को माइनस जब कर लेते हैं, 273 को जब घटा लेंगे तो वो मान आ जाएगा हम लोग का डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर घटाएंगे तो लगभग ये 37 डिग्री सेल्सियस करीब, यानी सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन ये मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर। देखिए ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। यानी एक सेल्सियस पैमाना ले लिया जाए और एक फ़ारेनहाइट वाला पैमाना ले लिया जाए, ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट वाला पैमाना है, तो टेम्परेचर कितना होगा कि दोनों में एक ही शो करेगा, यानी दोनों में बराबर आ जाए। ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री सेल्सियस, बी 212 डिग्री, सी 40 डिग्री और डी है 100 डिग्री। तो टेम्परेचर जब -40 डिग्री सेल्सियस होगा तब, -40 डिग्री होगा तब, चाहे वो सेल्सियस पैमाना हो या फ़ारेनहाइट पैमाना हो, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना पर एक ही पाठ्यांक शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम संभव ताप है
न्यूनतम संभव ताप है, यानी कम से कम, मिनिमम की बात की जा रही है कि कम से कम कितना तापमान संभव है, किसमें, डिग्री सेल्सियस में, सब में डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर ए -273, बी हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, सी हो गया -300 डिग्री सेल्सियस और डी है 1 डिग्री सेल्सियस। तो कम से कम ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि केल्विन का मान जो होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, केल्विन का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। और परम ताप जो होता है वो होता है 273 केल्विन पर। तो 273 केल्विन जो है वो, उसको जब हम, ये परम ताप हो गया, तो इसको जब हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया कि 0 में से माइनस करते हैं। तो 0 में से जब माइनस करेंगे इसको, तो 0 में से जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -273। क्या आ जाएगा, -273। तो इस प्रकार से कि न्यूनतम संभव तापमान कितना है, अगर सेल्सियस में पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन में पूछे तो केल्विन में हो जाएगा आपका, ये जो है, सॉरी न्यूनतम संभव ताप जो है वो है -273 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, देखिए, और सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा। तो याद रखिएगा, इस तरह से भी इसको याद रखिएगा कि मानव के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। जब इसको सेल्सियस में पूछा जाए तो सेल्सियस में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, या याद रखिएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं कि हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे F-32, एक फार्मूला पढ़े थे F-32/9 = C/5। तो इस फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग यहाँ से C का वैल्यू निकाल लेंगे। F का वैल्यू 98.6 रखेंगे और बटा 9 करेंगे = 6/5 जब करेंगे, और C का जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का तापमान अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या कहीं कहीं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट भी रहता है, और जब सेल्सियस में पूछे तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस है दिल्ली में टेम्परेचर, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा। यानी दिल्ली में टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, मसूरी में जल का टेम्परेचर क्या होगा। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, सी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और सभी असत्य है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि दिल्ली और मसूरी के बीच में क्या संबंध है या क्या अलगाव है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिल्ली के व निस्बत मसूरी जो होता है ये ऊंचे स्थान पर है, और जब ऊंचे स्थान पर नीचे से ऊंचे स्थान पर जाएंगे तो तापमान क्या होगा कि तापमान जो होता है वो घट जाता है। इस प्रकार से क्या होगा कि जब हम लोग दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो मसूरी में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न है कि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उसका आयतन क्या होगा। इससे संबंधित पिछले वीडियो में भी मैंने ये बताया था आप लोगों को दोस्तों। इसको आइए बढ़िया से इस क्वेश्चन को समझते हैं। जल को 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ आयतन पर बात की जा रही है, कभी कभी दोस्तों घनत्व पर भी बात किया जाता है। देखिए हम लोग आयतन और घनत्व को बढ़िया समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, जब आयतन घटता है तो घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। आयतन घटता है तो घनत्व बढ़ता है। 0 से 10 तक गर्म करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस, जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो आइए इस क्वेश्चन के जानते हैं। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए लगातार बढ़ता है, बी लगातार घटता है, सी पहले बढ़ता है फिर घटता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कि 0 से, जैसे हम बताएं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम घनत्व होता है, तो क्या होगा कि जब 0 से हम लोग गर्म करना शुरू करेंगे, ध्यान दीजिए 0 से गर्म करना शुरू करेंगे तो 4 तक आते आते जो है वो क्या होगा, पहले उसका आयतन घटेगा। 0 से 4 तक आयतन क्या होगा, घटेगा, फिर 4 के बाद जो है वो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि पहले घटता है फिर बढ़ता है, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। याद रखिएगा कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है, लेकिन जब घनत्व की बात किया जाएगा, यहाँ आयतन की जगह घनत्व डाल दे तो घनत्व पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, और क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जब जल को 10 डिग्री सेल्सियस से, ऐसा कर रिवर्स कर देगा, 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कर दिया जाए तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, आयतन पहले बढ़ेगा फिर जा कर के घटेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती क्यों। देखिए, जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, पेंडुलम वाली घड़ी, इस प्रकार की घड़ी जो होती है, इसमें यहाँ पर पेंडुलम बांधा होता है कहीं एक जगह यहाँ पर, तो ये जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है इधर झूलते रहती है, ये कहता है कि पेंडुलम वाली घड़ी यानी लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त हो जाती है। याद रखिए, गर्मी में क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। इसका क्या कारण है। ऑप्शन नंबर 1, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण। भाई दिन लंबा हो या छोटा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है घड़ी को। बी, कुंडली में घर्षण होने के कारण। घर्षण तो सभी दिन होता है, स्पेशली गर्मी का बात किया जा रहा है यहाँ पर। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है और गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। लोलक का भार गर्मी में बढ़ता नहीं है। इसका सही आंसर जो वो इसी होगा कि क्या होता है इसमें कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और लोलक की जब लंबाई बढ़ जाती है तो उससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। जब दोलन में समय बढ़ जाएगा तो टाइम यानी घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 20वां प्रश्न है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी का पाइप फट जाता है, इसका कारण क्या है। याद रखिएगा कि शीत ऋतु में पहाड़ पर के पानी का पाइप फट जाता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन नंबर 1, पाइप ठंडक से सिकुड़ जाता है। बी, पाइप में पानी जाने पर सिकुड़ जाता है। सी, पाइप में पानी जमने पर फैलता है। और डी है कि पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाते हैं। तो क्या होगा कि जब, ध्यान दीजिएगा कि कहा जा रहा है कि अत्यधिक शीत ऋतु में जब ठंड बढ़ जाए तो पहाड़ पर पानी का पाइप जो होता है वो फट जाता है। इसका कारण यह है कि जब पानी वहाँ पर जमता है तो जमने के बाद फैलता है, और फैलने के बाद क्या होता है कि फैलने के बाद जो उसका आयतन बढ़ जाता है, और जब आयतन बढ़ता है तो पाइप फट जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा, पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, और जब आयतन बढ़ता है तो क्या हो जाता है, वो पाइप फट जाता है। ठीक है, तो पानी जमने पर फैलता है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की विधि है। इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे ढंग से याद रखिएगा कि ऊष्मा के संचरण की विधि है। ऊष्मा संचरण का विधि क्या। ऑप्शन नंबर ए, चालन। बी, संवहन। सी, विकिरण। और डी, इनमें से सभी। तो ऊष्मा संचरण का विधि क्या है, इसके बारे में जानना है। तो ऊष्मा संचरण का जो विधि है वो चालन भी है, संवहन भी है, विकिरण भी है, यानी इनमें से सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि ठोस जो होता है सॉलिड, ठोस में ऊष्मा का चालन चालन द्वारा होता है। ठोस में ऊष्मा का जो चालन के द्वारा संचरण होता है। संवहन के द्वारा हो जाएगा द्रव में जो होता है वो संवहन के द्वारा होता है। और विकिरण जो है वो हम लोगों को सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो विकिरण के द्वारा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ऊष्मा संचरण का इनमें से सभी विधि सही है। चालन के द्वारा भी होता है, संवहन के द्वारा भी होता है, विकिरण के द्वारा भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में किस प्रकार से आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो पूछिए ही मत कि कितना बार पूछा गया है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार से
किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? ऑप्शन नंबर ए संवहन, बी विकिरण, सी सन्नयन और डी है ताप विनिमय। ये क्वेश्चन का भी तुरंत मैंने आंसर बताया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकिरण। सूर्य से विकिरण, जल में संवहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। तो ऊष्मा संचरण का वो विधि जिसमें माध्यम का कण यानी ऊष्मा का तो संचारण होता है, लेकिन कण जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं, तो वो कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण और डी इनमें से कोई नहीं। कौन विधि है जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं? तो देखिए, चालन तो ये ठोस होता है, ठोस का कण तो आपस में मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, तो इसमें तो कण गति करते हैं, इस प्रकार से ये तो नहीं होगा। बी आते हैं संवहन, द्रव में द्रव के कण भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी विकिरण। विकिरण संचरण की ऐसी विधि है जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बताइए, ये सब जान रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए तांबा, बी एल्युमिनियम, सी सोना और डी है चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक वो वही है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो याद कीजिए, विद्युत वाले चैप्टर में हम लोग इस पर चर्चा किए थे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। तो इस प्रकार से ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मैंने 25 क्वेश्चन को ही सेलेक्ट किया है। इसके बाद अभी फिजिक्स का जो क्लास चल रहा है तो उसको कंटिन्यू आप लोग देखते रहिएगा, और इससे जहाँ तक संभव हो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन ही इसमें शामिल करें। 25वां क्वेश्चन है कि बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, यानी बोलोमीटर से क्या मापते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय चालकता, बी ऊष्मीय विकिरण और सी है ज्योति तीव्रता, डी है विशिष्ट ऊष्मा। तो बोलोमीटर एक यंत्र है जिससे क्या मापा जाता है? तो ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, बोलोमीटर नाम भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।